नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट परीक्षा जो राजस्थान में 24 अप्रैल को होने जा रही है, उसके लिए गुजराती भाषा जिन्होंने भी एडॉप्ट किया है, गुजराती भाषा फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में या सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो रखा है, उसमें से जो गुजराती भाषा के 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि व्याकरण के क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं। व्याकरण अपन इसके भी टॉपिक पूरे इस वीडियो चैनल पे आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने जो टॉपिक लेने हैं वो है शिक्षण विधियों के, क्योंकि इसकी काफ़ी जगह मतलब ये मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि शिक्षण विधियों के टॉपिक जो है वो क्लियर कराए जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुजराती भाषा के अंदर शिक्षण विधियाँ कितनी हैं, किस तरीके से उनको पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण के साथ में उनको समझा जा सकता है। तो आपके इन समस्याओं के, इन सवालों के जवाब में आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको गुजराती भाषा जिन्होंने रीट में अडॉप्ट किया है उनके लिए शिक्षण विधियों का चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एक शिक्षण विधि की डिटेल्स में चर्चा करके बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि गुजराती भाषा के अंदर शिक्षण विधियाँ कितनी होती है और अपन इनको कैसे सीख सकते हैं और इसमें से सवाल कैसे आएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गुजराती में लिखे होंगे, तो ध्यान रखना आपको गुजराती पढ़नी आनी चाहिए और गुजराती टर्मिनोलॉजी जो उसकी शब्दावली जो है वो गुजराती में होगी। तो आप गुजराती शब्दावली को पकड़ने की कोशिश करना, समझना बहुत सिंपल है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गुजराती भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो है टोटल 9 तरीके की। आप ये देखिए, शिक्षण पद्धति और उनका वर्गीकरण और इनका सिद्धांत, इनका महत्व और इनको किस तरीके से अपन टीचिंग में उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हम जब टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आएगी कि हम इन किस तरीके से इन शिक्षण विधियों को टीचिंग मेथड के रूप में उपयोग कर सके। तो ये 9 शिक्षण विधियाँ हैं। सबसे पहले आप देखिए व्याख्यान पद्धति, उसके बाद स्वाध्याय पद्धति, फिर आती है जूथ चर्चा पद्धति, फिर आती है निदर्शन पद्धति, आगमन निगमन पद्धति, परिसंवाद पद्धति, निरीक्षित अभ्यास पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति और मॉडल ऑफ टीचिंग या प्रतिमान शिक्षण पद्धति जो है। तो ऐसे ये टोटल 9 विधियां हैं, 9 पद्धतियां हैं टीचिंग के लिए, जो अपन को सबसे ज़्यादा काम आएगी गुजराती भाषा के टीचर बनने के लिए। रीट में हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इन पद्धतियों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल क्लियरली आपके सामने ये 9 पद्धतियां हैं और इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। और इसके अलावा आप एक डायरी, रजिस्टर अथवा एक पेन लेकर पास में बैठिएगा। तो मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे आप नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि अपने पास कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है कि अपन पूरा एक साथ सारी चीज़ें रीड के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ सके। तो आप नोट करते जाना। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, समस्या, समाधान, शंका हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और आपका भी कोई सुझाव है तो मुझे आप बता सकते हो। तो ये 9 पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से अपन गुजराती भाषा को टीचिंग में उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले आती है व्याख्यान पद्धति। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको व्याख्यान पद्धति के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि व्याख्यान पद्धति एक्चुअली है क्या। चूँकि मेरे पास भी एक बुक है जिसको देख के मैं आपको समझाता हूँ, और वैसे गुजराती टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको अब ध्यान देना है कि व्याख्यान पद्धति है वो क्या है। हिंदी में अगर समझे तो ये सबसे प्राचीन पद्धति है, जिसके अंदर जब टीचर क्लासरूम में जाता है तो वो व्याख्यान देता है, जैसे कि मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ व्याख्यान का ही होता है। ये अपन यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरफा पद्धति हो सकती है। इसमें टीचर बोलता है, स्टूडेंट को सिर्फ सुनना पड़ता है। व्याख्यान के तरीके से ये लेक्चर होता है। इसके अंदर प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं होते हैं, सिर्फ भाषण होता है, यूँ समझिए।
तो इस व्याख्यान पद्धति की अगर अपन गुजराती टर्मिनोलॉजी के अंदर समझे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पद्धति क्या है, इसका महत्व क्या है और फिर इसका उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले अपन लेते हैं व्याख्यान पद्धति मित्रों। तो व्याख्यान पद्धति आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पद्धति के अंदर कि विषय वस्तु ने व्याख्यान स्वरूपे रजू करवानी पद्धति है। आ कोई पण अपने टॉपिक होइए, कोई पण लेक्चर लेवानो होय तो एमने व्याख्यान तरीके केवी रीते क्लास में जाइने रजू करवानो छे। रजू मतलब स्टार्ट करवाना। तमे बधाई गुजराती सब्जेक्ट लीधी छो तो तमने एटली तो गुजराती आवती ज छे। हूँ पोते राजस्थानी छूँ तो मने जेम एक परफेक्ट गुजराती बोली सके एवी रीतनु तो नहीं आवी सके, पण छतांय कोशिश करशो तो गुजराती तमारी 100% क्लियर थई जाशे। तो एमां व्याख्यान पद्धति में शिक्षक जे होय आ विषय वस्तु ने मगज में याद राखी दिमाग में लेके किसी भी विषय वस्तु को और क्लास में जाता है और क्लास में जाइने एमने रजू करे। पछी व्याख्यान में स्पष्टीकरण ऊपर विशेष भार मुकाय छे। जे टॉपिक होय एनो स्पेशल के अपने आज कोई कयो टॉपिक स्टार्ट करवानो छे तो एनी जे चर्चा करवानी होय एनो जे स्पष्टीकरण होय एने माथे स्पेशल भार मुकाय। एटले कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अतिरिक्त वजन दिया जाता है कि इस विषय वस्तु के अंदर है क्या। आ सौथी जूनी पद्धति तरीके ओळखवामां आवे छे अने एमां तमे जोशो तो भावपूर्ण रीते सचोट अने तार्किक रीते प्रवचन रूपीन कथन करे त्यारे व्याख्यान पद्धतिथी शिक्षण कार्य करे छे एवुं कहेवाय छे। अने पछी आ पद्धति में शिक्षक विषय वस्तुनी रजूआत कथन द्वारा करे छे। सौथी मोटी बात है कि मतलब टीचर जाके क्लास के अंदर उसको बोलता है, उसके पास और कोई एग्जाम्पल देने का तरीका इसमें प्रैक्टिकल तरीका नहीं होता है, बस उसको कथन को जाके क्लास के अंदर बोलना पड़ता है, रजू करना पड़ता है। और કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકના કથનને નોંધપોથીમાં લખતા જાય છે और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टीचर जो भी बोलता है उसको वो नोट करते जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी सबसे पहले ये कहा है कि आपको ये लिखते रहना है। तो व्याख्यान पद्धति बिल्कुल इसी तरीके की होती है और इसके अंदर आप देखोगे तो मतलब इस पद्धति में इसका जो महत्व है, अब आता है व्याख्यान पद्धति जो है इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि हालांकि इस पद्धति को बहुत ज़्यादा बोरिंग माना जाता है और फिर भी सबसे ज़्यादा यूज ये ही पद्धति आती है। आप हर दिन क्लास में जाओगे, हर दिन कोई किसी भी तरीके के मॉडल या चार्ट या पीपीटीज या कोई हर तरीके के साथ में नहीं ले जाते हैं। दिन में 7-8 क्लासें होती है तो 7-8 क्लासें, जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर आप देखो दिन में 6 क्लासें होती है, 7 क्लासें होती है, तो 7 ही क्लासों के अंदर अपने पास पीपीटीज नहीं बने होते हैं, किसी भी तरीके का चार्ट प्रोजेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरीके का और फिजिकल एग्जाम्पल अपने पास नहीं होता है, तो अपन ज़्यादातर इसी पद्धति को व्याख्यान पद्धति को ही यूज करते हैं। एनो महत्व शू है कि विषय वस्तुनी माहिती तैयार करी रजूआत करवानो कार्य शिक्षक माटे सरल बनी रहे छे। कोई पण टॉपिक लेके जाते हैं अपन और उसको याद करके जाते हैं और सीधा सीधा प्रस्तुत कर देते हैं। टीचर के लिए सबसे आसान विधि है ये। फिर अगत्यनी विगतो मुद्दाओं और परिस्थितियों ने स्पष्ट करी शकाय छे। कोई भी इसके अंदर टॉपिक होता है उसके अंदर अपन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट कर सकते हैं। अभ्यासक्रमना मुद्दाओमांथी बिनजरूरी मुद्दा ने काढ़ी नाखी शकाय छे। जो अपने सिलेबस के अंदर जरूरी है उतना ही बोलना होता है, बाकी कोई बिनजरूरी जो भी जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उसको इसमें यूज में नहीं किया जाता है। फिर विद्यार्थियों की क्षमताओं पूर्व ज्ञान जरूरत ने ध्यान में राखी व्याख्यान ने अमल में मुकाई शकाय छे। अपनी इस क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी है तो लगभग अपन को आइडिया आ जाता है कि इसमें से 15 बच्चे हैं वो कम बुद्धि लब्धि के होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी जिस तरीके की ज़रूरत होती है उस तरीके का व्याख्यान अपन देते हैं। होशियार बच्चा होता है वो बीच में क्वेश्चन कर लेगा कि तो उसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से ले जाते हैं, कमज़ोर बच्चों को उनके लेवल तक का अपन समझाते हैं। फिर विद्यार्थियों ने श्रवण कौशल की तालीम मळे छे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें विद्यार्थी सुनते ही रहते हैं
उपदेशात्मक कह सकते हैं, तो उसमें उनकी श्रवण कौशल जो है उसका ज्ञान बढ़ता है। शिक्षक ने भावनात्मक संतोष મળે છે। शिक्षक को भी ये लगता है कि आज अपना पाठ पूरा हो गया, अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिर विशेष साधनों की भाग्य જ जरूर पड़े છે। कोई स्पेशल साधनों की इसमें मुश्किल ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान पद्धति होती है। लंबा अभ्यासक्रम में पहुँची वाला है। ज़्यादा अगर लंबा सिलेबस हो तो उसमें व्याख्यान विधि के माध्यम से अपन बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। और विद्यार्थियों में उम्दा अभिव्यक्तिनी टेव विकसे छे। विद्यार्थियों के अंदर अच्छी अभिव्यक्ति की टेव कहते हैं आदत को, आदत इसमें विकसित होती है। तो ये इस पद्धति के महत्व है। अब इसकी मर्यादाएं क्या है, कुछ लिमिटेशन है कि व्याख्यान पद्धति की लिमिटेशन क्या होती है कि आप देखो, विद्यार्थीओनी सहभागिता मेळवी शकाती नथी, तेथी विद्यार्थीओ निष्क्रिय बने छे अने शिक्षण एक ध्रुवी बनी जाए छे। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी इसके अंदर एक्टिवली इतने पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, तो ये क्या है, एक पक्षी विधि होती है। इसके अंदर सिर्फ टीचर व्याख्यान देता है और विद्यार्थी एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं होते, तो ये एक इसकी मर्यादा है, एक इसकी सीमा है। दूसरा, मात्र कथननी विद्यार्थीओनी मानसिक शक्तिओनो विकास थतो नहीं। सिर्फ कहने से विद्यार्थियों का जो मानसिक विकास है वो इतना नहीं हो सकता है। तीसरा, कंटाळाजनक अने नीरस कथन शिक्षक प्रत्ये घृणा, विषय प्रत्ये अरुचि अने गैरशिस्त जन्मावे छे। शिक्षक प्रति घृणा मतलब अब कोई भी टीचर आता है, सीधा बोरिंग लेक्चर, हो सकता है आपको मेरा भी लेक्चर ये बोरिंग लगे या कुछ इस तरीके का लगे, तो शिक्षक के प्रति इस विधि के अंदर क्या होता है, घृणा पैदा होती है। दूसरा कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसके प्रति अरुचि होती है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल इसके अंदर उस तरीके के नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ कथनात्मक विधि होती है, तो उसमें विषय के प्रति अरुचि भी होती है। और फिर बच्चों के बीच में गैर शिस्त मतलब अनुशासनहीनता ज़्यादा फैलती है। बच्चे बात करने लगते हैं, इधर उधर ध्यान देने लगते हैं, बच्चों पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर सुनते नहीं है, या फिर उनको नींद आने लगती है। ये कक्षा के अंदर इस व्याख्यानात्मक विधि जो होती है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर योग्य आयोजन अभावे विषयांतर थाय छे। अब इसमें क्या होता है, व्याख्यान में जो चीज़ जैसे याद आ गई वैसे बोलते जाता है टीचर, तो उससे क्या होता है, जो विषय एक्चुअल होता है उससे भटक जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो हमको ये समझना चाहिए कि व्याख्यान विधि की बहुत सारी लिमिटेशन भी है। फिर पाठ्य पुस्तकनी विगतोई ज कथन द्वारा रजू थती होय तो कोई नवीन्य आवतो नथी, जेथी विद्यार्थीओ बेध्यान रहे छे। अब इसमें क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है अपन को उसके हिसाब से पढ़ाना है। अब उसमें अगर नया ले लेते हैं या नया नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी क्या होते हैं, उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपन उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नया नहीं दे पाते हैं। सिलेबस के अंदर पुराना समझाया होता है वो का वो अपन को लेके चलना पड़ता है। कई बार ऐसा अपन को मिलता है एग्जाम्पल कि पुराने सिलेबस के हिसाब से चलते हैं जो आज के लिए उतना उपयोगी नहीं है। इस कारण इस विधि में थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है। फिर शिक्षण कार्य द्वारा हेतुओनी सिद्धि थई के नहीं जाणी शकातो नथी, कारण के विद्यार्थियों रजूआतनी तक मळती ज नथी। अब टीचर का कक्षा के अंदर जाने का जो उद्देश्य होता है वो उनका उद्देश्य सफल हुआ या नहीं हुआ इसका कुछ भी इसमें पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को वापस किसी भी तरीके का मौका नहीं मिलता है। तक ना मळवानी एटले मौका नहीं मिलता है, कोई चांस नहीं मिलता है। इस कारण टीचर को ये नहीं पता चल पाता है कि मैंने जो पढ़ाया वो विद्यार्थी समझ पाए हैं या नहीं पाए, उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ है। तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। फिर विद्यार्थियों ने तैयार विषय वस्तु मળી जता परालंबी बने छे। फिर विद्यार्थियों क्या होता है कि ये व्याख्यान के अंदर सीधा सीधा मटेरियल उनको मिल जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी क्या आलसी हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसमें अपन को तो कुछ करना नहीं है, जाके क्लास में बैठना है, टीचर आएगा वो बोलेगा और अपन को सिर्फ सुनते रहना है। इसके अलावा समयनी मर्यादामां विषय वस्तु बधा ज मुद्दा विगतवार स्पष्ट करी शकाता नहीं। अब व्याख्यान विधि में क्या होता है कि इसकी एक क्लास का जो एक पीरियड का टाइम होता है उसके अंदर अपन उस सारी विषय वस्तु को समेट पाने में थोड़ी मुश्किलात होती है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन चलते हैं तो ये समय वाली प्रॉब्लम अपन के सामने आती है।
શિક્ષકની પોતાની મર્યાદાઓ કથન પદ્ધતિની મર્યાદાઓ બની રહે છે। अब टीचर जाके जो बोलता है वही उसकी मर्यादाएं जो है वो बनने लग जाती है। इसके अंदर कोई स्पेशल उसका कहा हुआ कथन ही वही उसके अंदर व्याख्यान विधि में आ जाता है, कोई स्पेशल नई बात इसके अंदर नहीं आती है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं तो इस पद्धति का शिक्षण में कहाँ पर उपयोग होता है। व्याख्यान विधि का शिक्षण के अंदर, क्लासरूम के अंदर, टीचिंग के अंदर कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। तो आप देखिए व्याख्यान पद्धति का उपयोग जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता है तो आप थोड़ा नोट करते जाना। વ્યાખ્યાન પદ્ધતિનો ઉપયોગ માતૃભાષાના શિક્ષણ દરમિયાન કરવાનો હોય ત્યારે ખાસ કરીને ગદ્ય પદ્ય પ્રકારની कृतियों शिक्षण कार्य माटे करी शकाय। जब अपन कक्षा के अंदर गद्य और पद्य को मातृभाषा में समझा रहे होते हैं, उसका स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं, तब इस पद्धति का उपयोग सबसे अधिक बार किया जाता है। इसके अलावा कोई लेखक कवियों का परिचय करवाना हो, कवियों परिचय आपवानो होय, काव्यनो रसप्रद करावो होय, कोई वार्तानो उल्लेख करवानो होय, कोई यात्रा प्रवासनो उल्लेख करवानो होय, कोई स्थलनो उपयोग करवानो होय कि अथवा कोई प्रसंग विषय लागतो वर्णन करवानो होय त्यारे आ पद्धति यूज में आवे छे। मतलब किसी लेखक और कवि का परिचय कराओ, या किसी यात्रा वृत्तांत का परिचय करवाओ, या किसी प्रवास स्थल का, किसी जगह का अपन को परिचय करवाना है, तब इस पद्धति का उपयोग होता है। और इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैंने जो व्याख्यान दिया है इसको मतलब बच्चे सुनते हैं तो बच्चे इसका मूल्यांकन इस तरीके से करते हैं कि सर ने जो कहा है वो घर जाके बच्चे इसका वापस रिव्यू, उनको यूँ लगता है कि जो कहा अगर कोई बात उनको याद रह गई तो उसका वो रिवाइज इस तरीके से करते हैं कि सर ने जो बताया था, टीचर ने जो बताया था वो सच था या झूठ था। तो इस तरीके से इस व्याख्यान पद्धति का उपयोग होता है। मित्रों, इस तरीके से ये 9 पद्धतियाँ हैं, आपको पढ़नी है। मैं एक एक पद्धति का आपको इसका लेक्चर लेके बताता रहूँगा और आपके कोई भी सलाह हो, सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कह सकते हो। क्योंकि मैं खुद राजस्थान का हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ रीट की अंदर गुजराती को पढ़ाने का। मेरा विषय इतिहास है, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, लेकिन फिर भी आप सबकी जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मटेरियल मेरे को मिला है इस रीट परीक्षा के लिए वो आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। थैंक यू मित्रों, आपका सुझाव जो भी हो आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको इस रीट की परीक्षा के अलावा भी जीपीएससी के अंदर होने वाली सभी परीक्षाओं की जानकारी मिलेगी। राजस्थान के विद्यार्थी किस तरीके से जीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी जीपीएससी की सर्विस हो। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर अपन थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करें तो अपन यहाँ पे भी परीक्षाएं क्लियर कर सकते हैं। तो इन सारी जीपीएससी की परीक्षाओं की जानकारी आपको मिलेगी। इतिहास की जानकारी, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, गुजरात का इतिहास, और इसके अलावा समसामयिकी और जनरल नॉलेज की भी आपको जानकारी मिलेगी। तो याद रखना, मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। आपका पूरा ये अभ्यासक्रम रीट का जो है वो परीक्षा से पहले कम्प्लीटली पूरा करवा दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। जितना कि मेरे से सामर्थ्य है, मेरी इस समझ के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू मित्रों।